जो बोलते हैं कि स्टूडेंट जो है पढ़ने में लोअर होते हैं, या फिर कोई समझता है कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा तेज होता है पढ़ने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए एक शायरी कहता है कि टूटी हुई लकड़ी कभी पतवार बन जाती है, टूटी हुई लकड़ी कभी पतवार बन जाती है, भटकी हुई जिंदगी कभी अंगार बन जाती है। टूटी हुई लकड़ी कभी पतवार बन जाती है, भटकी हुई जिंदगी कभी अंगार बन जाती है। इन बच्चों को मिट्टी की तरह रौंदा न करो ये दोस्त, क्योंकि यही मिट्टी कभी घर की दीवार बन जाती है। थैंक यू। वेलकम टू अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी के बीच क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का। आप सभी यहाँ आए और पढ़े। यहाँ हर सिलेबस का पूर्ण रूप से पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। आप सभी लोग यहाँ जुड़े और स्टडी करें। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा यूरोप में। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि फ्रांस में जो है किस शासन वंश के समय में जो है पुनः स्थापना किया गया था, वियना कांग्रेस सम्मेलन का स्थापना किया गया था, बुर्बो राजवंश के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन जो था, मेजनी कौन सा संगठन का सदस्य था? तो कार्बोनरी का सदस्य था मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में जो राष्ट्र था वो ऑस्ट्रिया था। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक जो था, इसका युग बोला जाता है 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक मेटरनिक युग बोला जाता है। उस समय जो था यही था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो था काउंट काउर जो था विक्टर इमैनुअल को अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री को हम लोग चांसलर भी बोल सकते हैं। चांसलर के पद पे या फिर प्रधानमंत्री के पद पे उसको नियुक्त किया गया था, विक्टर इमैनुअल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट किया था। वो 1799 ईस्वी में फ्रांस जब आया था, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए जब आया था, तो 1804 में वो नेपोलियन संहिता लागू किया था। और उसके पहले जो है 1804 में वो जो है फ्रांस का शासक भी बना था। और उसी दौरान जो है जर्मन राइन राज का संघ का निर्माण किया था। उसमें जो है किसानों को दासत्व से मुक्ति दिलाया गया था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जर्मन राइन राज का निर्माण जो किया था कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन जो संस्था थी कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने, 1862 ईस्वी में किया था। इसका नीति का कहना था कि ये जो था बिस्मार्क जो था इसका एकीकरण नहीं होने दे रहा था, तो वो एकीकरण के विरोध में किया था। उसमें बताया गया था कि ये जो है अपना सैनिक संगठन का अपना खुद बनाएगा और उसके
सैनिक संगठन के बलबूते पे क्या करेगा, अपना एकीकरण करने में सक्षम होगा। तो उसी के लिए कराया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था कौन? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? इसके बारे में जानेंगे कि नेपलस की क्रांति जो हुई थी कब हुई थी। नेपलस की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1835 में, 32 में, 42 में या 1830 में? 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी नामक संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये जो कार्बोनरी संगठन जो था, मेजनी जो था इसी का सदस्य था। कार्बोनरी नामक संगठन का ही सदस्य था मेजनी। और बोला जा रहा है कि कार्बोनरी जो संगठन है किस वर्ष इसका जो हुआ था, संगठित किया गया था। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कार्बोनरी संगठन का जो स्थापित किया गया था 1810 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। यह हुआ था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेडोन का युद्ध जो हुआ था, कहता है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? पर्सा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस, या फ्रांस और पर्सा, या पर्सा और रूस के बीच? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच किया गया था सेडोन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड का जो विद्रोह हुआ था उस पर दबदबाव कौन बनाया था और उसको कुचलने का काम कौन किया था? रूस किया था, ब्रिटेन किया था, ऑस्ट्रिया किया था, या फिर फ्रांस किया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है उस पे दबाव बनाने का प्रयास किया था और पोलैंड के युद्ध विद्रोह को क्या किया था? कुचलने का काम किया था। पूर्ण रूप से उस पे प्रेशर, दबाव बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था कहां हुआ था? सेडोन में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, या साइडान में, या फ्रैंकफर्ट में? तो फ्रैंकफर्ट तो नहीं होगा, साइडान भी नहीं होगा, ये दोनों में देखना है कि कौन होगा। 1870 में युद्ध हुआ था कहां? सेडोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? हम सभी जानते हैं कि यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान देश जो था वो क्या था? प्रेरणा स्रोत रहा हमेशा से। साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत जो है हमेशा जो है यूनान ही रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया था।
युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? युवा इटली बोल सकते हैं या फिर इसको यंग इटली भी बोला जाता है। यंग इटली संस्था का विकास कौन किया था? हम सभी लोग जानते हैं, यह संस्था का विकास किया था, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? युवा इटली संस्था का विकास कब किया था? मेजनी के द्वारा किया गया था 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिस्मार्क जो है अपनी कूटनीति द्वारा जो है एकीकरण का प्रयास किया था। तो बिस्मार्क इनमें से क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काउर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो है शहीद हुए थे? जिस समय यूनानी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय कौन से जो कवि थे, ब्रिटिश कवि थे, वो शहीद हुए थे? तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो जो कवि थे कौन थे? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है वे शहीद हुए थे, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन जो है इस संस्था जो है, जाल्वे राइन जो संस्था है, नेपोलियन बोनापार्ट इसका जाल्वे राइन का स्थापना किया था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जाल्वे राइन की स्थापना जो है किस राज्य के द्वारा किया गया था? पर्सा के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, सर्डिनिया के द्वारा या फिर फ्रांस के द्वारा? जाल्वे राइन संस्था का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा पर्सा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैंग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा मैंग्यार। हंगरी की भाषा मैंग्यार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जिस समय हुआ था उस समय जो है कौन सा देश का पराजय हुआ था? रूस का, तुर्की का या फिर यूनान का या फिर फ्रांस का? किसका पराजय हुआ था? यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था? तुर्की का। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में पराजय तुर्की का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान जो है किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मरियान जो है फ्रांस की थी। एक और बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? तो उसका था जर्मेनिया। जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक किसको बोला जाता है? जर्मेनिया को। यह था जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक है जर्मेनिया। और अगर पूछा जाए कि मरियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, तो मरियान फ्रांस का हो जाएगा और जर्मेनिया किसका हो जाएगा? जर्मनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना या फिर ऐसा बोला जाए कि यूरोपीय देशों का जो है साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो उसमें एक ही देश होगा, वो होगा यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में जो हुई थी,
उस समय जो था वहां जो था बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू किया गया था। इसमें पहले क्या होता था, सामंतवाद व्यवस्था चलता था। सभी किसान उसान जो थे दासत्व के जिंदगी व्यतीत करते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब 1804 में फ्रांस का जब शासक बना था, तो उसी समय ये जो है नेपोलियन संहिता लागू किया था 1804 में। और उस दौरान जो है नेपोलियन संहिता लागू किया गया था 1804 में, और सभी किसानों को क्या किया था, दासत्व से मुक्ति दिलाया गया था सभी को। यानी नेपोलियन संहिता लागू किया गया था 1804 में, और जितने भी किसान दासत्व की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे सभी को दासत्व से मुक्ति दिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी का एकीकरण जिस समय करना था बिस्मार्क को, और उसी समय वो जो है सारा देश उसके खिलाफ था, जर्मनी के खिलाफ था सारा देश, और कोई जो है उसका एकीकरण करने में साथ नहीं दे रहा था। तो बिस्मार्क जो है उसी समय जो है अपना रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, प्रतिपादन किया था, और उसी के द्वारा कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क जो है कितना युद्ध किया था। तो ये बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया था। कितना युद्ध किया था? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में जो है कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना की वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस जो सम्मेलन था, कहता है कि उसमें पवित्र संघ की योजना जो है किसने प्रस्तुत किया था? हो जाएगा रूस ने। रूस जो है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो हम सभी लोग जानते हैं यंग इटली का संस्थापक जो था मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक मेजनी था गया था। यंग इटली का स्थापना कब किया गया था? 1831 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फ्रांस का एक शासक था, वो बोला था कि अंग्रेजी राजा की भांति जो है शासन करने की अपेक्षा जो है लकड़ी काटना अधिक पसंद होगा। तो ये राजा कौन था? लुई 16वां था, नेपोलियन था, या फिर लुई नेपोलियन था, या फिर चार्ल्स दसम था? ये जो था चार्ल्स दसम ने कहा था। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक हम लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट नहीं था, नेपोलियन तृतीय नहीं था। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। तो पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था, तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन जो था जर्मनी में राइन संघ का स्थापना किया था। नेपोलियन जर्मनी में राइन संघ का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? कौन सा संधि हुआ था जिसमें जो है यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, या फिर एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? तो ये जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा जो स्थापना की गई थी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा की गई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। 1829 ईस्वी में हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। इसी के द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था।
यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने 1834 ईस्वी में किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में? ये जो हुआ था इटली में हुआ था। नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस ये पर्सा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था या फिर रूस का जार था? यहां पे जार होगा, जोर हो गया। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का सम्राट होता है, ठीक है। तो मेटरनिक कौन था? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि फ्रांस का शासक कौन बना था उस समय? नेपोलियन बना था। नेपोलियन को फ्रांस का शासक कब बनाया गया था? 1804 में। 1804 में फ्रांस का शासक बना था। उसका शासनकाल जो था 1815 तक चला और उसके बाद जो है कहता है मेटरनिक जो है वहां पे शासक के रूप में आया कब? 1815 में। तो 1815 से लेकर के 1848 तक जो है मेटरनिक युग था। अब मेटरनिक जो था कहां का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक युग कब से कब तक बोला जाता है? 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था और चांसलर का मतलब बताए थे कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेजनी जो था इसी कार्बोनरी का संगठन वही किया था, तो उसका जो स्थापना किया गया था 1810 ईस्वी में किया गया था। कार्बोनरी की स्थापना कब की गई थी? 1810 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अठारह की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की जब क्रांति हुई थी तो कहता है कि उस क्रांति के बाद जो है 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो वहां जो है उस समय निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका बिस्मार्क ने किया था, कावूर ने किया था या फिर मेजनी ने किया था या फिर गैरीबाल्डी ने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी किया था। और याद रखिएगा गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? नाविक था, ठीक है। और वही जो था क्या किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की घटना से। पुनर्जागरण की घटना जो हुई थी, ये पुनर्जागरण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक जो है जितने भी आंदोलन हुए थे या फिर धर्म सुधार साहित्य के लिए या फिर जो भी आंदोलन हुए थे, तो उन सब युद्धों को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? युद्ध को ही बोला जाता है पुनर्जागरण। तो ये जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म उसी समय से हुआ था, पुनर्जागरण के समय से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था कौन सा युद्ध के बाद हुआ था? क्रीमिया का युद्ध या फिर सेडोवा का युद्ध या फिर फ्रांस या डेनमार्क युद्ध, पर्सा या डेनमार्क युद्ध, उसके बाद सेडान का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था सेडान के युद्ध के समय पूरा हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1970 ईस्वी को हुआ था। 1 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि? तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये जो हुआ था 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के समय जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? ते कहता है कि जर्मनी और इटली का जिस समय एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन तृतीय। तो इसी के साथ जो है चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप लोग सभी यहाँ यूट्यूब चैनल पे अपना सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इस पे अपना स्टडी करें।